हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं फ्रेडरिक एंगल्स की लिखी हुई किताब खानदान, जाति, मिल्कियत और विरासत का आगाज। इस तरह मोमसन का कहना है कि रूमी औरतों को, जो किसी एक खास गण की रुकन थी, शुरू में सिर्फ अपने गण के अंदर ही शादी करने की आज़ादी थी। मतलब ये कि मोमसन के ख्याल के मुताबिक रोमन गण गोद बाहर शादी करने वाले नहीं थे, बल्कि गोद अंदर शादी करने वाले थे। ये राय जो कि तमाम दूसरी जातियों के तजुर्बे के खिलाफ जाती है, अगर बिल्कुल नहीं तो बड़ी हद तक लीवी की महज एक इबारत पर मबनी है, जिसकी सही सेहत के बारे में अभी तक काफ़ी इख्तिलाफ है। लीवी की तारीख जिल्द 39 बाब 19 की इस इबारत में कहा गया है कि रोम के कायम होने के 568वें बरस में यानी 186 कब्ल मसीह में सेनेट ने यह हुक्म जारी किया था कि पेसिनिया हिस्पला को अपनी जायदाद को चाहे जिसे दे देने का, इसे कम करने का, गण के बाहर शादी करने का और अपना मुहाफिज चुनने का इस तरह हक होगा जिस तरह इस हालत में होता अगर इसका मुतवफ़ी शौहर वसीयत करके इसे ये तमाम इख्तियार दे गया होता। इसे किसी आज़ाद मर्द के साथ शादी करने की इजाज़त दी जाती है, और जो मर्द इससे शादी करेगा इसके लिए ये कोई गलत बात या जिल्लत की बात नहीं समझी जाएगी। इसमें शक नहीं कि फिसिनिया, जिसको गुलामी से आज़ाद किया गया था, इसे यहाँ गण से बाहर शादी करने की इजाज़त दी गई है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि इसके मुताबिक इसके शौहर को हक था कि वसीयत करके अपनी बीवी को ये इजाज़त दे कि इसके मरने पर वो गण के बाहर शादी करे। लेकिन सवाल यह है कि किस गण के बाहर? अगर हर औरत को अपने गण के अंदर शादी करनी पड़ती थी, जैसा कि मोमसन मान कर चलता है कि वो शादी के बाद भी इसी गण में रहती थी, लेकिन एक तो अभी यही साबित करना बाकी है कि गण सिर्फ अपने अंदर शादी करने की इजाज़त देता था। दूसरे, अगर औरत को अपने गण के अंदर शादी करनी पड़ती थी तो मर्द के लिए भी यही जरूरी था, वरना इसे कोई औरत मिलती ही नहीं। तब इसका मतलब ये होता है कि वसीयत के जरिए मर्द अपनी बीवी को ऐसा हक दे सकता था जो खुद इसे भी हासिल नहीं था। कानूनी नुक्ते नज़र से ये एक बिल्कुल महमूल बात है। मोमसन भी ये महसूस करता है और इसीलिए ये अटकल लगाता है, बहुत मुमकिन है कि गण के बाहर शादी करने के लिए न सिर्फ जी इक़्तिदार शख्स की, बल्कि गण के सभी मेंबरों की मंजूरी लेना जरूरी हो। एक तो यहाँ मोमसन ने एक बहुत बड़ी बात यूं ही फर्ज कर ली है। दूसरे, मज़कूरा बाला इबारत में जो बात सिर्फ साफ लिखी है, इसकी इससे तरदीद होती है। फेस्निया को ये इख्तियार इसके शौहर की जगह पर सेंट दे रही है। फेस्निया का शौहर इसको जो इख्तियार दे सकता था, सेंट इसे न इससे कम दे रही है और न ज़्यादा, लेकिन सेंटेंट जो कुछ दे रही है वो एक मुकम्मल इख्तियार है जिस पर कोई पाबंदी नहीं है, ताकि अगर फिसिनिया इस इख्तियार को इस्तेमाल करे तो इसके नए शौहर को कोई परेशानी न उठानी पड़े, बल्कि सेंटेट मौजूदा और आइंदा कौंसिलों और प्रेटरियों को ये हिदायत भी देती है कि उन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि इस इख्तियार से काम लेने की वजह से फिसिनिया को कोई तकलीफ ना हो। इसलिए मोमसन ने जो बात फर्ज की है वो बिल्कुल गलत मालूम होती है। फिर मान लीजिए कि कोई औरत किसी दूसरे गण के मेंबर से शादी कर लेती है, लेकिन रहती अपने गण में ही। मज़कूरा बाला वाक़या के मुताबिक ऐसी सूरत में इसके शौहर को इख्तियार होगा कि वो अपनी बीवी को गण के बाहर शादी करने की इजाज़त दे दे। मतलब ये कि शौहर को एक ऐसे गण के मामले में दखल अंदाजी करने का इख्तियार होगा जिसका वो खुद मेंबर नहीं है। ये बात इतनी नामाकूल है कि इसके बारे में मजीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। ऐसी हालत में हमारे सामने ये मान कर चलने के सिवा और कोई चारा नहीं रहता कि अपनी पहली शादी के जरिए औरत ने दूसरे गण के मर्द से ब्याह किया था, और ऐसा करने पर वो फौरन अपने शौहर के गण की मेंबर हो गई। खुद मोमसन भी मानता है कि ऐसी सूरत में यही होता था, और ये मानते ही गुत्थी अपने आप सुलझ जाती है। औरत को इसकी शादी ने अपने गण से अलहदा कर दिया है और वो अपने शौहर के गण में शामिल हो गई है।
इस नए गन में इसकी एक मखसूस हैसियत होगी, वो गन की मिंबर है, मगर गन के बाकी लोगों से इसका खून का कोई रिश्ता नहीं है। जिस तरीके से वो गन की मिंबर बनाई गई है, इसकी रोशनी में इस पर यह रोक नहीं लगाई जा सकती कि वो अपने इस नए गन के अंदर शादी ना करे, क्योंकि वो तो शादी करके ही इस गन में शामिल हुई है। इसके अलावा वो गन की एक शादीशुदा मिंबर समझी जाती है और अपने शौहर के मरने पर इसकी जायदाद का एक हिस्सा पाने की हकदार होती है। यानी इस जायदाद को गन के एक साथी मेंबर की जायदाद कहा जा सकता है। इससे ज्यादा कुदरती और क्या बात हो सकती है कि जायदाद को गन के बाहर न जाने देने की गर्ज से औरत के लिए ये लाजिमी करार दिया जाए कि वो अपने पहले शौहर के गन के किसी मेंबर से ही शादी करे और दूसरे किसी गन के आदमी से शादी करने का इरादा न करे। लेकिन अगर इस कायदे से किसी को मुस्तस्ना करना है तो इसकी इजाज़त देने का हक इस आदमी से यानी औरत के पहले शौहर से ही ज्यादा और किसको होगा जो अपनी जायदाद इसके लिए छोड़ जा रहा है। जिस वक्त वो अपनी जायदाद का एक हिस्सा अपनी बीवी के नाम वसीयत करता है और साथ ही इसे इस बात की इजाज़त दे देता है कि वो चाहे तो शादी के जरिए या शादी के नतीजे के तौर पर यह जायदाद किसी और गन में मुंतकिल कर दे, तो यकीनन इस वक्त तक इस जायदाद का मालिक था, यानी वो हकीकतन सिर्फ जायदाद की वसीयत कर रहा था। जहां तक औरत का अपने शौहर के गन के साथ ताल्लुक का मामला है, उसे गन मिलाने वाला इसका शौहर था जो अपनी मर्जी से शादी करके इसे अपने गन में ले आया था। चुनांचे ये बात भी बिल्कुल कुदरती मालूम होती है कि औरत को नई शादी करके इसके गन को छोड़ देने की इजाज़त देने वाला शख्स इसका शौहर ही हो सकता है। महज ये कि जो ही हम रूमी लोगों के गन के बारे में ये अजब ख्याल तर्क कर देते हैं कि वो अंदर शादी करने वाला गन था, और जो ही हम मॉर्गन की तरफ ये मान लेते हैं कि वो बाहर शादी करने वाला गन था, वैसे ही ये सारा मामला बहुत सीधा और साफ मालूम होने लगता है। आखिर में एक और भी राय है जिसके हानियों की तादाद शायद सबसे ज्यादा है। इस राय के मानने वालों का कहना है कि लीवी की मज़कूरा बाला इक़्तिबास का मतलब सिर्फ ये है कि जो लड़कियां गुलामी से आज़ाद की जाती हैं वो बगैर खास इजाज़त के गन के बाहर शादी नहीं कर सकती और न कोई ऐसा कदम उठा सकती हैं जिसका खानदानी हुकूक के खफीफ तरीन नुकसान से ताल्लुक होने के नतीजे में लड़की गन से अलहदा हो जाए। जो इबारत हमने नकल की है इसे में हिस्कितके का जिक्र करते हुए लीवी के मज़कूरा बाला इक़्तिबास पर राय जनी की गई है। अगर ये मफरूज़ा सही है तो लीवी के इक़्तिबास से रूम की आज़ाद औरतों के बारे में तो कुछ ही नहीं मालूम होता, और तब ये मानने की और भी कम बुनियाद रह जाती है